गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र में मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। तो इससे पहले जो हमारी 31 क्लासें हैं वो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं पूरी करवा चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में हमारी प्रीवियस 31 क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले एग्जाम है हरियाणा सीईटी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों, अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हरियाणा में किस नस्ल की भैंस है ये प्रसिद्ध रहेगी। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि वो भैंस की नस्ल है वो कौन सी रहेगी, मुर्रा नस्ल रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ है आपको मेरे को आंसर करना है कि भाई भारत में पहली पशुधन जनगणना है ये कब हुई थी। ठीक है, भारत में हमारे पास जो प्रथम पशुधन जनगणना है, ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं पशुधन जनगणना ये कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे किसके बारे में, तो मेरे को आंसर करेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुधन जनगणना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, स्वतंत्र भारत की पहली पशुधन जनगणना है ये कब हुई थी, इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में जो अंतिम जनगणना हुई है, हरियाणा में कौन सी, तो ध्यान रखेंगे अंतिम पशुधन जनगणना। ठीक है, हरियाणा में अंतिम पशुधन जो जनगणना है ना मेरे भाई, ये कब हुई है और कितने नंबर की हुई है। उसके बाद आपको बताना है इसमें जो नया पशु ऐड किया गया है, नया जानवर ऐड किया गया है, वो कौन सा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि हरियाणा में सुअर सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद आप कुत्तों के बारे में बता सकते हैं, हरियाणा में कुत्ते सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आप गधों की संख्या बता सकते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पे रहेगी। इसी प्रकार से ऊंटों की संख्या हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी। इसके अलावा आप मेरे को बकरी के बारे में बता सकते हैं, और बकरी के साथ साथ है आप मवेशियों की संख्या बता देंगे। मवेशियों की जो संख्या है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसी सीरीज में आगे बात करें तो एक लास्ट और ऐड कर लेंगे आप किसका, हाथी का नाम ऐड कर लेंगे। ठीक है, हाथियों की जो जनसंख्या है, हाथियों की संख्या है वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो कुछ बच गए उसको अगली क्लास में कर लेंगे। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहली पशुधन जनगणना है ना, ये कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये हुई थी हमारी 1920-21 में। ठीक है, तो यहां पे किसका नाम ध्यान रखेंगे, 1919-20 में आएगा सॉरी ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1919 और 20 में। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत की पहली पशुधन जनगणना, तो ये भाई 1951 में हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार हरियाणा में जो हमारी जनगणना है अर्थात भारत में जो जनगणना है वो कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये 20वीं जनगणना हुई थी, और ये हुई थी 2019 में। ठीक है जी, 2019 में। अब पशुधन जनगणना की बात करें तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशुधन जनगणना है ये भारत में होती रहती है। ठीक है, नया जानवर जो ऐड किया गया है वो रहेगा बिल्ली। किसको ऐड किया गया, बिल्ली को। सुअर की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो सोनीपत में रहने वाली है। अगर कुत्तों की बात की जाए तो कुत्ते कहां पर रहेंगे मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे ये गुरुग्राम में रहेंगे। गधों की अगर बात की जाए तो गधों की सबसे ज्यादा जनसंख्या पलवल में रहेगी। ऊंटों की बात करें तो ऊंट रहेंगे मेरे भाई सिरसा में। ठीक है, कहां पे सबसे ज्यादा रहेंगे, तो ऊंटों की जो संख्या है ये आपकी सिरसा में रहने वाली है। इसी प्रकार से अगर भेड़ की बात करें तो भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी में, कहां पर है, भिवानी में। बकरियों की सबसे ज्यादा संख्या है ये सिरसा जिले में रहेगी। मवेशियों की सबसे ज्यादा संख्या है ये भी आपकी कहां पर रहेगी, सिरसा में। और हाथियों की अगर बात करूं तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे किसका नाम है, यमुनानगर का नाम। हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर रहने वाली है, तो ध्यान रखेंगे ये यमुनानगर में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुलवारी हरियाणा से संबंधित है यह प्रमुख एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी। ठीक है जी,
की हुई है। तो आपको ये बताना, ये जो फुलवारी है ना, ये क्या है? ये एक साड़ी है, शर्ट है, पगड़ी है या शॉल है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, फुलवारी एक प्रकार की क्या रहेगी? शॉल रहेगी। ठीक है, फुलवारी क्या रहेगी? शॉल रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय बहुत सारे पूछे जाते हैं और धीरे धीरे करके हम सारे के सारे जो मुख्यालय हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जी, जैसे ही सिंचाई की बात आई तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में क्या आएगा कि हरियाणा में जो सर्वाधिक सिंचाई है, हरियाणा में क्या पूछ लेगा आपसे? जो सर्वाधिक सिंचाई है ना, वो किसके माध्यम से की जाती है, उसका माध्यम क्या हो जाएगा? ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा, हरियाणा में जो सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र किस जिले का है? ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई वाला जो क्षेत्रफल है ना मेरे भाई, ये किस जिले का है, इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, हरियाणा में सबसे कम, हरियाणा में कम सिंचाई वाला क्षेत्र, कम सिंचाई वाला जो क्षेत्रफल है, ये किस जिले का रहने वाला है, इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछेगा कि भाई हरियाणा में टपकन और फव्वारा विधि से सिंचाई कहां पर होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। टपकन और फव्वारा जो विधि है ना, इससे सिंचाई है, ये हरियाणा के किस जिले में होती है? तो ये चार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहे। अब देखो जी, सबसे पहले अगर बात की जाए, हरियाणा में जो सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम है ना, वो क्या हो जाएंगी? नहर हो जाएंगी। नहरों से सिंचाई की जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र मेरे भाई सिरसा रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा जो जिला है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला रहेगा। हरियाणा में सबसे कम जो सिंचाई है मेरे भाई, वो कहां पर होती है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे कम सिंचाई वाला जो जिला रहेगा वो हमारा पंचकुला हो जाएगा। 5 कुओं से इसका नाम पड़ा है, 5 नहरों से पंचकुला, पंचमपुर। उसके बाद टपकन और फव्वारा विधि से जो सिंचाई की जाती है वो खनिजों का शहर होगा हमारा, कौन सा? तो ध्यान रखेंगे, महेंद्रगढ़। कौन सा होगा वो? महेंद्रगढ़ होगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका क्या नाम है, हरियाणा बनने से पहले भी क्या बना दिया था? पेप्सू का जिला बनाया गया था। कब? 1948 से। ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। पेप्सू जिसकी राजधानी पटियाला हुआ करती थी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है? क्या हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, नहरों का नगर कहा जाएगा किसको? टोहाना को। ठीक है, क्योंकि ये टोहाना के आजिमगढ़ से ही हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर जो कि भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है, जो कि हरियाणा की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है। हरियाणा की 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचती है कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है जी। और 5 गांवों की 3200 एकड़ भूमि को सींचने का काम करता है खिलान वाला खोल बांध, जो कि हमारा यमुना नगर में स्थित रहेगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए और बार बार रिवाइजन इसका करता जाइए। ठीक है जी। अब देखो, हरियाणा में सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है मेरे भाई, ये कहां पर रहने वाला है? हमारा पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा प्रभु? पंचकुला में रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलो, हरियाणा में अलावर्दी, अलीवर्दी, ये है अलीवर्दी जो खा है, इसका मकबरा किस जिले में मौजूद है? तो देखो, हरियाणा में बहुत सारे मकबरे हैं और मकबरों से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हरियाणा में सर्वाधिक, हरियाणा में क्या मेरे भाई, सर्वाधिक जो मकबरे हैं ना, ये किस जिले में रहेंगे? कौन सा जिला है जिसमें हरियाणा में सर्वाधिक मकबरे हैं? उसके बाद मैं ये पूछूं आपसे कि भाई जो मुस्सा की मजार है, ये कहां पर रहेगी? किसकी? मुस्सा की मजार है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगी? ठीक है, और ये जो मुस्सा है ना, ये किस देश के नागरिक थे और इसके जो गुरु का नाम क्या था? ठीक है, तो उसके बाद आप इसके गुरु का नाम बता देंगे, मुस्सा के जो गुरु है ना, वो कौन होने वाले हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले, शिष्य वाली मस्जिद हरियाणा में कहां पर रहेगी? कौन सी? तो ध्यान रखेंगे, शिष्य वाली मस्जिद है ना मेरे भाई, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। हरियाणा की एक ऐसी मस्जिद है जो कुतुब मीनार की हुबहू नकल है। किसकी? कुतुब मीनार की क्या है? हुबहू नकल। और कुतुब मीनार की हुबहू जो नकल है वो हरियाणा की कौन सी मस्जिद होगी? उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं दिन्नी मस्जिद के बारे में। किसके बारे में? दिन्नी मस्जिद के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। हरियाणा में एक शेख चिल्ली का मकबरा है। कौन सा? शेख चिल्ली का मकबरा है। इस मकबरे की क्या खास बात है? ठीक है जी, इस मकबरे की क्या खास बात है? उसके बाद हरियाणा में भी इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा।
किसका? इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा। इस मकबरे की खास बात क्या है और ये कहां पर स्थित रहेगा? इसी प्रकार से अगर मैं मकबरे की बात करूं तो हरियाणा में खिज्र खां का मकबरा आता है। किसका? तो ध्यान रखेंगे खिज्र खां जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां जिसने जो हमारा दिल्ली सल्तनत था उसमें सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी, वही खिज्र का इसका मकबरा कहां पर और किस शैली में रहेगा। इस प्रकार से आप चीजों को कनेक्ट करते जाइए मेरे साथ। अब देखो हरियाणा में सर्वाधिक मकबरों की बात करूं ना मेरे भाई, तो ये कहां पर रहेंगे? नुह में रहेंगे। नुह जिसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? मेवात, जिसकी स्थापना की घोषणा सत्यमेवपुरम के नाम से हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना की जो घोषणा है वो सत्यमेवपुरम के नाम से हुई थी। इसी प्रकार से अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान रखेंगे मूसा की मजार है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगी? मूसा की मजार की अगर बात करूं तो ये नूह में रहने वाली है। मूसा कौन थे भाई? ये ईरान का एक व्यक्ति था जिसके जो गुरु है ना मेरे भाई, जिसके गुरु है ये कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे निजामुद्दीन औलिया का नाम। ठीक है, कौन है? निजामुद्दीन औलिया का नाम। ठीक है, यही वो औलिया थे जिसने कहा था हजूर दिल्ली दूरस्त। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, ये शब्द गयासुद्दीन तुगलक के लिए प्रयोग किए थे। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है जी, और ये क्यों किए थे? क्योंकि जो निजामुद्दीन औलिया था और गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जब गयासुद्दीन बादशाह नहीं बना था, सुल्तान नहीं बना था, लेकिन जब गयासुद्दीन सुल्तान बना तो उस समय पे गयासुद्दीन ने बताया जाता है कुछ उधार दिया था। किससे उधार दिया था? निजामुद्दीन औलिया से, और वो 5 लाख टंके इसको उधार दिए थे, चांदी के टंके। ठीक है, और जब ये शासक बना तो इसने अपने वो 5 लाख चांदी के जो टंके हैं जो निजामुद्दीन औलिया को भेंट किए थे, ये टंके वापस लेने के लिए कहा। और जब इसने वो टंके वापस मांगे तो वहीं से इन दोनों में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई पैसे की बात है और पैसे से तो आपको पता ही है कि अच्छे अच्छे जो रिश्ते हैं ना वो अपने खराब हो जाते हैं पैसे के लेन देन से। ठीक है, तो यहीं से इनका जो रिलेशन है वो खराब हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन है? निजामुद्दीन औलिया का नाम, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे। शिष्यवाड़ी मस्जिद की मेरे भाई बात करूं ना तो ये हरियाणा का कहां पर रहेगी? एजुकेशन हब रोहतक में स्थित रहेगी। कुतुब मीनार की हुबहू नकल है भाई काजी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? तो वो ध्यान रखेंगे काजी मस्जिद है, जो कि हरियाणा में कहां पे रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। दिन्नी मस्जिद और काजी मस्जिद दोनों की दोनों कहां पर है? ये रोहतक जिले में स्थित रहेगी। शेख चिल्ली का मकबरा भाई कहां पे है? तो मेरे भाई थानेसर में है। कहां पर है? थानेसर में है। ठीक है, तो शेख चिल्ली का मकबरा ध्यान रखेंगे कहां पर है? थानेसर में। ये वही शेख चिल्ली का मकबरा है जिसका निर्माण दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, दारा शिकोह और शाहजहां के ये गुरु हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे किस, सॉरी, इसका शाहजहां ने करवाया होगा, एक बार चेक कर लेना। और ध्यान रखेंगे आप किसके बारे में कि जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, इसको राष्ट्रीय जो स्मारक है वो कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय स्मारक है, ध्यान रखेंगे, इसको 1958 में राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया। और एक इतिहासकार था जिसका नाम था डेविस राय, उसने ये लिखा ताजमहल के बाद जो सबसे सुंदर मकबरा भारत में है वो कौन सा होगा? शेख चिल्ली का मकबरा, जिसको हरियाणा का ताज कहा जाता है। इब्राहिम लोदी की अगर मेरे भाई बात करूं ना तो इसका मकबरा मेरे भाई पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। अब इब्राहिम लोदी कौन थे? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान बताया जाता है। कौन है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के क्या हुए हैं? अंतिम सुल्तान हुए हैं। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। कहां पर मारा गया था? युद्ध भूमि में मारा गया था। और इसके मकबरे का निर्माण करवाया था किसने? बाबर ने करवाया था। ठीक है, बाबर ने करवाया था। खिज्र खां के मकबरे की अगर मेरे भाई बात करूं ना तो ध्यान रखेंगे ये सोनीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। और किस शैली का बना हुआ है? ये पठान शैली का। किस शैली का बना हुआ है? पठान शैली का। कौन सा? खिज्र खां का मकबरा। खिज्र खां कौन थे? तैमूर लंग का नाम आप सभी ने सुना है, तैमूर लंग, जिसने कहां पर हरियाणा में सिरसा से प्रवेश किया था। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इसी रास्ते से ये कहां पर पहुंच गया था? दिल्ली पहुंच गया था। भयंकर मारकाट की थी और बात थी 1398 ईस्वी की। और ध्यान रखेंगे बताया ये जाता है कि भाई जो तैमूर लंग है ना, इसका भारत में मन नहीं लगा और इसका जो सेनापति था जिसका नाम था क्या? खिज्र खां, इसी को अपना जो प्रदेश है वो सौंप के गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद खिज्र खां ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई भारत में इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को कनेक्ट करते हुए चलिए। और ये जो सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है ना मेरे भाई, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहेगी। कहां पर रहेगी?
गुरुग्राम जिले में रहेगी, जहां पर शीश महल है। ठीक है, इसी प्रकार वैसे बता देता हूं मैं आपको लाल मस्जिद के बारे में। लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के समय में 1570, रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो फेमस रहेगी। और रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो एक लाल मस्जिद हमारी कहां पे है, रोहतक में है, उसका नाम है, वो भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, आपसे पूछ ले कि मुगल कालीन यानी कि मुगलों के समय की हरियाणा में सबसे पुरानी इमारत, हरियाणा की सबसे पुरानी प्राचीन इमारत पूछ ले किसके समय की, मुगलों के समय की। तो ध्यान रखेंगे किसके समय की, मुगल कालीन। मुगल कालीन जो समय है, मुगल कालीन समय में हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत, हरियाणा की क्या, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन इमारत। और इस इमारत की अगर बात की जाए ना तो ध्यान रखेंगे ये क्या रहेगी, तो ये काबुली बाग मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, तो आप काबुली बाग मस्जिद का नाम है, ये ध्यान रख लेंगे, जो कि पानीपत में होगी। पानीपत का पहला युद्ध है ना, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, इसी को जीतने के बाद बाबर ने इसका निर्माण अपनी बेगम है, मुस्बत बेगम है ना, उसकी याद में इसका निर्माण है ये करवाया था। किसका, ये हो जाएगी काबुली बाग मस्जिद, जो कि हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन क्या रहेगी, इमारत रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर मौजूद है। अब आ गई ना भाई दिक्कत है, जिस दिन कर रहे थे रवि तायल जी कि भाई श्री जो क्या नाम है मंजी साहिब आए तो कैथल कर देना, मंजी साहिब आए तो कहा क्या अंबाड़ा कर देना, और गुरुद्वारा आगे लग के आए तो आप क्या करोगे, तो वो आप करोगे रोहतक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पे हरियाणा में मांझी साहिब आगे आ गया, और मांझी साहिब के नाम से गुरुद्वारा कहां पर रहने वाला है, अंबाड़ा में रहने वाला है। देखो अगर नाम के आगे श्री लग के आ जाए तो श्री हनुमान जी की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो वो कैथल को माना जाता है। और ध्यान रखेंगे जब मंजी साहिब के आगे श्री लग जाए तो आंसर क्या आएगा, कैथल आएगा। अगर आगे गुरुद्वारा लग जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रोहतक आ जाएगा। और केवल मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो वो रोहतक में रहेगा। अब ना आपको अंबाड़ा, कैथल, रोहतक कुछ भी ऑप्शन में ना मिले और मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले, तो हरियाणा में बहुत सारे मंजी साहिब गुरुद्वारे हैं, लेकिन एक और फेमस गुरुद्वारा है जहां पे हमारे सूफी संत और जो सिखों के पहले गुरु थे जिसका नाम था गुरु नानक, उसी ने क्या हुई थी, उनके बीच में मुलाकात हुई थी, और वो गुरुद्वारा हमारा करनाल में रहेगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब देखो हरियाणा में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं और मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा मेरे भाई क्या गुरुद्वारों के बारे में पूछ ले, ये कहां पर रहेंगे। उसके बाद आपसे पूछ ले कि भाई गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, क्या गुरुद्वारों का जो शहर है ना मेरे भाई ये किसको कहा जाता है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। फिर आपसे चोरमार गुरुद्वारा, चोर मारदा गुरुद्वारा है ना मेरे भाई, इसके बारे में पूछ सकता है, चोर मारदा गुरुद्वारा ये कहां पर रहेगा। फिर आपसे चिल्ली साहिब गुरुद्वारे के बारे में पूछ सकता है, किसके बारे में, चिल्ली साहिब या चिल्ला साहिब, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद गुरुद्वारा नीम साहिब, तो आप नीम साहिब गुरुद्वारे का नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे कि गुरुद्वारा नीम साहिब है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। उसके बाद टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर रहेगा, कौन सा, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे टोपियों वाला क्या गुरुद्वारा है ना, ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। इस गुरुद्वारे के बारे में आप नाम ध्यान रख सकते हो। इसी प्रकार से अगर मैं लाखन माजरा गुरुद्वारे की बात करूं या फिर किसकी, बंगला साहिब गुरुद्वारे की, तो ध्यान रखेंगे कौन सा, एक लाखन माजरा के नाम से आता है, कौन सा, लाखन माजरा। और एक गुरुद्वारा आएगा हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये हमारे कहां पर रहने वाले हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों के करते हैं मेरे भाई आंसर। अब देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे मेरे भाई कहां पर रहेंगे, तो वो हमारे रहेंगे अंबाड़ा में। कहां पर रहेंगे, अंबाड़ा में रहेंगे। लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाएगा, तो मेरे भाई ये कैथल को कहा जाएगा। किसको, कैथल, जिसका पुराना नाम कवितल या कपिस्थल हुआ करता था। कवि स्थल, कवितल कहां पे कहा गया है इसको, तो महमूद गजनवी है ना, इसके साथ एक इतिहासकार आए थे, उस इतिहासकार का क्या नाम था, अल बरूनी। ठीक है, और वो जो अलबरूनी थे ना उसी की पुस्तक थी किताब उल हिंद, उसी में कैथल का नाम कवितल बताया है। और इसके अलावा अगर मैं कपिस्थल की बात करूं ना मेरे भाई, किसका कैथल का नाम जो कपिस्थल बताया है वो कहां पर बताया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में बताया है। ध्यान रखेंगे कपिल मुनि का अगर आपसे संबंध पूछ लिया जाए तो वो कलायत से रहेगा। ठीक है, करदम मुनि कौन थे, कपिल मुनि है ना, इसी के पिता हुए हैं कौन है, करदम मुनि। चोर मारदा गुरुद्वारा मेरे भाई ये सिरसा में रहेगा। इसकी खास बात तो प्रीवियस क्लासों में मैंने
डिस्कस कर चुका हूं कि ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद से संबंधित रहेगा। बताया जाता है गुरु गोविंद के घोड़े बंधे हुए थे और गुरु गोविंद विश्राम कर रहे थे और चोरों के द्वारा उनके घोड़े चुराने का जो कार्य है वो किया जाता है, लेकिन गुरु की शक्ति से वो दोनों के दोनों अंधे हो जाते हैं और वो गुरु जी के क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है प्रभु, ये भी हमारा सिरसा में रहेगा। लेकिन जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ये सिखों के पहले गुरु जिसका नाम था गुरु नानक देव, उसी गुरु नानक देव से संबंधित रहेगा। और गुरु नानक देव 40 दिन यहां पे ठहरने का काम किया था। कितने दिन? 40 दिन यहां पे ठहरे थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पीर फकीर है ना, उनका मेला भी यहीं पे लगता है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कहां पर है? सिरसा में। गुरुद्वारा नीम साहिब है, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कौन सा? गुरुद्वारा नीम साहिब। ये सिखों नीम, नीम से पढ़ लेना 9, सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित रहेगा। और बताया यह जाता है कि भाई जो भी बीमारी वगैरह है ना, उनके लिए ये गुरुद्वारा फेमस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है टोपियों वाला जो गुरुद्वारा है, ये हमारा कहां पर रहने वाला है? तो मेरे भाई ये भी हमारा कहां पे रहने वाला है? कैथल में रहने वाला है। इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है? तो गुरु ग्रंथ है और जो हमारा रामायण है दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। और वो गुरुद्वारा कौन सा होगा? टोपियों वाला गुरुद्वारा, समझ गए। उसके बाद आ जाओ लाखन माजरा गुरुद्वारा। मेरे भाई लाखन माजरा गुरुद्वारा कहां पे रहेगा? तो ध्यान रखेंगे ये रोहतक में रहेगा। कहां पर? रोहतक में रहेगा। यही वो गुरुद्वारा है जहां पे हमारे सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर जी अपनी शहीदी देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो इस गुरुद्वारे में 13 दिन ठहरने का काम किया था। किसने? गुरु तेग बहादुर ने, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो मेरे भाई ये रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा? तो बंगला साहिब गुरुद्वारा है ये रोहतक में रहेगा। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। और भी हरियाणा में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई दशमेश गुरुद्वारा कहां पे है? 10 का मतलब तो आप ये लगा लेंगे सिखों के 10वें गुरु, और जिसका नाम होगा गुरु गोविंद। और ये कहां पे रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हथियारों का संग्रहालय किस गुरुद्वारे को कहा जाता है? किसका? हथियारों का संग्रहालय। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे वो हमारे पास कपाल मोचन गुरुद्वारा होगा। और कपाल मोचन का नाम लेते ही तो आपको चीज समझ में आ गई होगी ना कि कपाल मोचन हमारा कहां पे रहेगा। तो ये गुरुद्वारा भाई साहब आपका यमुना नगर में रहने वाला है, ठीक है जी। तो कपाल मोचन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसी कपाल मोचन गुरुद्वारे को हथियारों का क्या कहा जाता है? संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और एक आप ध्यान रखेंगे बगानी का युद्ध। बगानी का युद्ध ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। बगानी का युद्ध मेरे भाई 1668 में लड़ा गया था, ठीक है। और बगानी का युद्ध किसने लड़ा था? गुरु गोविंद जी ने। और बताया जाता है बगानी का युद्ध जब जीतकर गुरु गोविंद जी आए थे तो अपने शस्त्रों को धोने का काम किया था। कहां पर? कपाल मोचन गुरुद्वारा। और ध्यान रखेंगे इसी को हम शास्त्रा घाट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हथियार है वो शस्त्र हो गए। और शस्त्रा घाट अगर आपसे पूछ ले तो वो भी हमारा यमुना नगर में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बगानी का युद्ध जीतकर गुरु गोविंद कहां पर गए थे, तो ध्यान रखेंगे फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूं। नाडा साहिब गुरुद्वारा क्या हो जाएगा? फिर नाडा साहिब गुरुद्वारा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बगानी का युद्ध जीतकर गुरु गोविंद कहां पे गए थे? नाडा साहिब गुरुद्वारा। और अपने शस्त्र धोने का काम कहां पे किया था? तो वो कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुना नगर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रखेंगे। अगर मेरे दिमाग में एक दो गुरुद्वारे और आ रहे हैं उनको भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं करूं बादशाही बाग गुरुद्वारा। कौन सा? बादशाही बाग गुरुद्वारा। ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सूरजकुंड गुरुद्वारा है, ये हरियाणा में कहां पे रहेगा? गलत करोगे इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं शीशगंज गुरुद्वारा। कौन सा? शीशगंज गुरुद्वारा है ना, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? अगर मैं बात करूं गेंदसर गुरुद्वारे की, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? कौन सा? गेंदसर गुरुद्वारा, ये कहां पर रहेगा, ठीक है। तो इन गुरुद्वारों के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बादशाही बाग गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु से संबंधित है और ये हरियाणा के अंबाला जिले में रहने वाला है। सूरजकुंड गुरुद्वारा मेरे भाई ये भी अंबाला जिले में रहेगा।
कहां पर रहेगा? अंबाला जिले में रहेगा। शीशगंज गुरुद्वारे की बात करें, ये सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, उसका शीश यहां पे रखने का काम किया था एक रात के लिए। गेंदसर गुरुद्वारा है, ये कहां पर रहेगा? अंबाला में। और इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है? तो आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद, जिसका ननिहाल बताया जाता है अंबाला, ठीक है, जिसकी याद में मेला लगता है लाखनौर साहिब का मेला। तो ये आप ध्यान रखेंगे, समझ गए। अगर मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला वाले से ये पूछ ले कि ये सिखों के किस गुरु से संबंधित है, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे सिखों के 2 गुरु चठे गुरु, और सिखों का एक और गुरु था तेग बहादुर 90 गुरु। बताया ये जाता चठे गुरु जिसका नाम था हर गोविंद, जब ग्वालियर की यात्रा पे जाते थे, मंजी साहिब यात्रा है इसी पे ठहर के जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते चलिए। चलो भाई आगे। हरियाणा में अति विशिष्ट जो खिलाड़ी है ना, इनके लिए राज्य सरकार का जो सर्वोच्च अवार्ड है ना मेरे भाई, ये क्या रहेगा? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टेट 2022 का था, 23 का जो अभी हुआ था 22 में, ठीक है, दिसंबर में, उस स्टेट के क्वेश्चन, स्टेट के पेपर में आया था ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई अवार्ड के बारे में, और ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य सरकार का जो सर्वोच्च अवार्ड है ये कौन सा हो जाएगा? खिलाड़ियों को दिया जाने वाला जो हमारा राज्य है ना, इस राज्य का सर्वोच्च अवार्ड, इसका नाम तो आप सभी बता ही देंगे, लेकिन आप ये बताएंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस अवार्ड को देने की शुरुआत कब हुई थी। इसके साथ साथ है आप इसकी राशि भी बता देंगे, कितनी राशि है वो दी जाती है। उसके बाद एक गुरु विशिष्ट अवार्ड आता है। कौन सा गुरु विशिष्ट अवार्ड है? ये किस क्षेत्र में किसको दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है? एक विक्रमादित्य अवार्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा विक्रमादित्य अवार्ड, ये किसको दिया जाता है? एक हमारे पास आएगा महाराणा प्रताप के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से अवार्ड है, ये किनको दिया जाएगा? और उसके बाद एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अवार्ड है, ठीक है, एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से क्या रहेगा? अवार्ड रहेगा, ठीक है। तो भाई साहब इस प्रकार से आपने चीजें पढ़ लेना। तो सही बता रहा हूं, पेपर में 25% जो जीके आएगी उसमें 25 के 25% आपके सही होंगे, ठीक है मेरे भाई। कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, समझ रहे हो ना। कोई 1% डाउट का तो कोई मतलब ही नहीं है कि पेपर में डाउट हो जाए कि ये होगा कि ये होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं आपके दिमाग को इतना सड़ा दूंगा, इन क्वेश्चनों से इतना भर दूंगा तुम्हारे दिमाग में ना, क्वेश्चनों का भुस्सा भर देंगे और कुछ आपको रहेगा ही नहीं। चाह कर भी आप गलत नहीं कर सकते भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। जब चीजों को आप इतनी बार पढ़ लेंगे, इतनी अच्छे से पढ़ लेंगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ लेंगे, समझ गए। अगर आप क्लास मेरी कंटिन्यू देखते होंगे ना, तो ईमानदारी से बताना, कमेंट करना, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। जितनी एनर्जी मैं यहां पे लगा रहा हूं ना, तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई जितनी एनर्जी मैं ले रहा हूं, जितनी पॉजिटिविटी से मैं पढ़ा रहा हूं, उतनी ही आपके अंदर जा रही होगी, ठीक है। तो हमारा ये ऑनलाइन का जो है ना, इसको मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होके करवाता हूं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि यहां से मैं कहीं से भी क्लास ले रहा हूं और आपसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं, और जब आप भी मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो चीजें तो भाई साहब समझ आना तो दूर की बात, आप कभी भूलोगे ही नहीं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, एक विश्वास देता हूं, एक आपको आश्वासन देता हूं, ठीक है भाई। बाकी तो पेपर एग्जाम बताएगा, और बाकी आप बताओगे कि भाई क्या नाम है, क्या पेपर में आया क्या नहीं आया, वो तो जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन पता लग जाएगा कि क्या पेपर में आया। अगर एचएससी एग्जाम लेती ना तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो हमारी एनटीए एग्जाम ले रही है ना, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि पढ़ाया हुआ ही पेपर में आएगा और आप उनको गलत नहीं करके आओगे। हरियाणा जीके के पीछे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने दिया जाएगा भाई, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिए भाई, राज्य का सर्वोच्च जो अवार्ड है ना, ये कौन सा होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे भीम अवार्ड। कौन सा होगा? ये भीम अवार्ड होगा। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपया की राशि दी जाती है। अगर गुरु विशिष्ट अवार्ड की बात की जाए तो ये बड़ा फेमस अवार्ड है, और मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेलों के कोच को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? गुरु विशिष्ट अवार्ड। उसके बाद विक्रमादित्य अवार्ड की बात करें तो ये रेफरी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रेफरी को। महाराणा प्रताप अवार्ड की बात करें ना, तो भाई साहब
पूरे जीवन भर खेलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे अपने जीवन काल में या जीवन भर कैसे कार्य, उत्कृष्ट कार्य खेलों में करने वाले पुरुषों को दिया जाता है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई की बात करें ना तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये किसको दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है भाई साहब, तो इस प्रकार से आप चीजें पढ़ते जाइए और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर होने वाला है। अब देखो कुरुक्षेत्र जिले में जो ज्योतिषर तीर्थ है वो किस मार्ग पर स्थित है, समझ गए। तो भाई साहब आप अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, यहाँ पे तो आप बता दोगे पेपर में आ गया ना तो गाटर गिनोगे ऊपर, ठीक है। लेकिन अब आप हमारी क्लास में आ चुके हो, अब ये समस्या आपकी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, पेपर में भी मेरी आवाज गूंजेगी आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर जो तीर्थ है ना वो किस मार्ग पे रहेगा, तो ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग से रहेगा, थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित रहेगा। कौन सा, ज्योतिषर तीर्थ रहेगा। ज्योतिषर तीर्थ वही तीर्थ है भाई जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है जी, गीता का क्या दिया था, उपदेश दिया था, और जिसका गुणगान सदियों तक पूरा विश्व कर रहा है वही गीता का उपदेश अपनी हरियाणा की धरती पे दिया गया था। इससे बढ़ के हमारे लिए मान सम्मान की बात और क्या हो सकती है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र जिले के में ज्योतिषर जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र पेहोवा में स्थित रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ ले महादेव कालेश्वर मठ, कौन सा, महादेव कालेश्वर मठ। कई बार पेपर में ये मठ पूछा भी गया है। ये मठ कहां पर रहेगा, यमुनानगर की सीम में पड़ता है, और लेकिन ध्यान रखेंगे किस मार्ग पर है, तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र यमुनानगर मार्ग पर। किस मार्ग पर, कुरुक्षेत्र यमुनानगर मार्ग पर, कौन सा, महादेव कालेश्वर मठ। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली आगरा मार्ग पर, दिल्ली आगरा मार्ग पर क्या चीज पड़ेगी। उसके बाद आपसे पूछ ले कि भाई जो हमारा दिल्ली और अलवर मार्ग है, कौन सा, दिल्ली और अलवर मार्ग है, इस पर क्या रहेगा। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या पूछूं मैं आपसे, दिल्ली अलवर हो गया, दिल्ली आगरा हो गया, महादेव, चलो इन्हीं के बारे में आप बता देंगे और मैं याद नहीं कर पा रहा। अब देखो महादेव कालेश्वर मठ की बात करें, ये बता दिया। दिल्ली आगरा पे क्या होगा, तो वो डबचिक झील होगी। क्या होगी मेरे भाई, डबचिक झील होगी। NH 44 पे स्थित है, ध्यान रखेंगे, होडल पलवल में स्थित है। कहां पर है ये, होडल पलवल में स्थित रहेगी। कौन सी झील, डबचिक झील। अगर दिल्ली अलवर रेल मार्ग पे बात करें तो मेरे भाई सोना कुंड, क्या होने वाला आपका, सोना रहेगा, सोना कुंड है, ये आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, NH हाईवे संख्या नंबर 48 हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, 48 है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो इस मंदिर का आंसर तो आप सभी बता देंगे मेरे भाई। जो भीमेश्वरी मंदिर है ना ये कहां पर स्थित रहेगा, लेकिन इतने से काम आपका चलने वाला नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है, ये कौन सा रहेगा। ठीक है जी, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर। अकेले मतलब कि अलग से आपको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, पर्यटक स्थल, समझ गए, इस प्रकार से 1857 की क्रांति, ठीक है, हरियाणा का पशुधन, हरियाणा का खेल, हरियाणा का परिवहन, हरियाणा का साहित्य, यानी कि हरियाणा के भाई साहब जितने भी टॉपिक है ना ये आपको अलग से पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, समझ गए, अलग से कोई क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, सभी को ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे सूट बांध दी जाएगी इनकी, समझ गए। ये भी सोच रहे होंगे कहां पे फंस गया मैं, ठीक है। तो अब देखो हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है ये हमारा कहां पर रहेगा ये आपको बताना है। उसके बाद उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है, क्या मेरे भाई, तो आप मेरे को आंसर करेंगे उत्तर भारत का क्या खजुराहो है, ये किसको कहा जाता है। उसके बाद मेरे भाई आप आंसर करेंगे चंडी मंदिर की खास बात, कहा हो गया ये भाई सब बिरच गया, ये वापिस आ। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे चंडी मंदिर, समझ गए, और चंडी मंदिर है इसकी खास बात क्या है। उसके बाद आप एक भद्रकाली मंदिर के बारे में बता देंगे, कौन सा, भद्रकाली मंदिर है ना मेरे भाई, इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। एक आंसर करेंगे मेरे भाई घंटेश्वर मंदिर के बारे में, कौन सा मंदिर बताएंगे, घंटेश्वर मंदिर है, इसके बारे में आप आंसर कर देंगे। और एक बहुत लाजवाब मंदिर मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा ब्रज,
भूमि की, ब्रज भूमि की जो 84 कोस जमीन है, ठीक है जी, 84 कोस जो जमीन है ना, इसके अंतर्गत कौन सा मंदिर आता है? इसके अंतर्गत है, ये कौन सा मंदिर है? ये आता है कौन सा? ये वज्र जो क्या नाम है हमारा, फरीदाबाद के आसपास है ना, वो इलाका बताया था। मैं आंसर नहीं बताऊंगा अभी। उसके बाद एक पंचवटी मंदिर और बता देंगे, कौन सा मेरे भाई? पंचवटी मंदिर है, ये और बता देंगे। ऐसे पढ़ लिए तो मेरे भाई मंदिर रट जाएंगे आपको, समझ गया? अब देखो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर मेरे भाई वो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रख लेंगे, ये विष्णु का मंदिर है जो कि तोशाम भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा ये विष्णु का मंदिर है जो कि आपका तोशाम भिवानी में रहेगा। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। कहां पर रहेगा मेरे भाई? तोशाम भिवानी में रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, तो मेरे भाई बिड़ला मंदिर का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर का नाम आते ही आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन उठने चाहिए कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया और खास बात क्या है। तो देखो, बिड़ला मंदिर के निर्माण की बात करें तो 1955 में जुगल किशोर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। बिड़ला मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं जो कि हमारे हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में रहेगा। उसके बाद उत्तर भारत का खजुराहो किसको कहा जाता है? यह तो मैंने इसलिए लिया कि यहां पे भीमेश्वरी मंदिर है और उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को। कौन सा मंदिर होगा मेरे भाई? भीमा देवी मंदिर। और भीमा देवी मंदिर की खास बात क्या है? तो मेरे भाई इसका जो निर्माण बताया जाता है ना, वो 8वीं से 12वीं सदी में बताया जाता है। इसका निर्माण कब बताया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 8वीं से 12वीं सदी के बीच में। और इसका निर्माण किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा। लेकिन ध्यान रखेंगे एक डेट, जो डेट से क्वेश्चन बनेगा, और वो डेट क्या? 1254 ईस्वी में जो हमारी क्या थी? गुलाम वंश था, उसी में नसीरुद्दीन महमूद, उसने इस मंदिर को नष्ट करवाने का काम किया था। भीमा देवी मंदिर जो कि हमारा कहां पर रहेगा? तो मेरे भाई ये स्थित रहेगा हमारे पंचकुला जिले में। ठीक है जी, कहां पे रहेगा? पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले में एक और मंदिर है जिसको श्राइन बोर्ड में शामिल किया गया था 1991 में, मनसा देवी का मंदिर है जो कि मणिक माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया जाता है। समझ गए? अब आ जाओ चंडी मंदिर पे। चंडी मंदिर मेरे भाई पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा? पंचकुला में। इस चंडी मंदिर की खास बात क्या है? तो ध्यान रखेंगे 51 शक्तिपीठों में यह शामिल रहेगा। कहां पर शामिल रहेगा? 51 शक्तिपीठों में शामिल हरियाणा के 2 मंदिर हैं। एक तो चंडी मंदिर जो पंचकुला में रहेगा, और दूसरा मंदिर है ये भद्रकाली मंदिर जो कि हमारा कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहेगा। ठीक है जी, कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा? भद्रकाली मंदिर। उसके बाद घंटेश्वर मंदिर की बात करें ना, तो भाई साहब घंटेश्वर मंदिर रहेगा हरियाणा की वीर भूमि रेवाड़ी में। ठीक है जी, हरियाणा की वीर भूमि कही जाने वाली रेवाड़ी हरियाणा की पित्तल नगरी, समझ गए? ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? रेवाड़ी को। यहीं पर घंटेश्वर मंदिर रहेगा। घंटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अली बख्श का नाम ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अली बख्श ने अपने सांग के माध्यम से चंदा इकट्ठा किया था और इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की क्या रहेगी? मूर्ति रहेगी। उसके बाद ब्रज भूमि जो है ना, इसकी 84 कोस की जमीन के अंतर्गत क्या आता? हमारा दाऊ जी का मंदिर। किसका आएगा? तो ध्यान रखेंगे दाऊ जी का मंदिर। समझ गए? तो अगर आपसे दाऊ जी का मंदिर पूछ लिया जाए तो ये जो दाऊ जी का मंदिर है ये बंचारी गांव पलवल में रहेगा। ठीक है, तो इसका गांव भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा तो सुन लेंगे। दाऊ जी का मंदिर है ये कहां पे रहेगा? बंचारी पलवल में रहेगा। 84 कोस की जमीन के अंतर्गत आता है। और भाई साहब पंचवटी मंदिर की बात करूं ना, तो ध्यान रखेंगे ये होडल पलवल में आता है। कहां पर रहेगा? तो पंचवटी मंदिर आएगा होडल पलवल का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा में बहुत सारे मंदिर है, धीरे धीरे करके सभी को कर लेंगे। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर, किस जिले में? भिवानी जिले में। मंदिरों का गांव किसे कहा जाएगा? बेरी गांव झज्जर को कहा जाएगा। ठीक है, और मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रख लेंगे वो हमारा भिवानी को कहा जाता है। और भिवानी के बाद दूसरे नंबर
पे कौन आएगा, तो वो कैथल आएगा। कैथल का नाम भी आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है जी, कैथल का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलो आगे, आगे बात आती है ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा, जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, किस नगर में स्थित है। तो इस मकबरे के बारे में तो हम जिक्र कर चुके ना, पठान शैली में है, और ये कहां पर रहेगा मेरे भाई, सोनीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा, सोनीपत में इसका क्या रहेगा, मकबरा रहेगा। इस मकबरे को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसे वर्ष भर में लाखों दर्शनार्थी आते हैं, वो कौन सा मंदिर होगा। तो मेरे भाई यहां पर किस मंदिर की बात हो रही है, माता शीतला देवी का मंदिर है, जो कि कहां पे रहेगा, गुरु ग्राम में रहेगा, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य है ना, उसी की पत्नी थी कौन है, कृपि, उसी के नाम पर यह मंदिर है, समझ गए। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका आपसे जीर्णोद्धार के बारे में पूछा जाएगा, इस मंदिर का कभी आपसे पूछ ले जीर्णोद्धार, तो ध्यान रखेंगे इसका जो जीर्णोद्धार है ना, वो राजा जवाहर सिंह भरतपुर के शासक थे। कहां के शासक थे मेरे भाई, भरतपुर के शासक थे, जिसका नाम था जवाहर सिंह। और इसने इसका निर्माण कौन सी सदी में करवाया था, 18वीं सदी में करवाया था। इसका क्या, जीर्णोद्धार करवाने का काम किया था, समझ गए। और ध्यान रखेंगे ये किस शैली का बना हुआ है, राजस्थानी शैली का। और ध्यान रखेंगे इसको सराइन बोर्ड में भी क्या कर दिया गया, शामिल 1991 में। और सराइन बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो हमेशा ही कौन होगा, तो वो सीएम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है मेरे भाई, ये हमारा हिसार में कैसे दर्शा दिया, हिसार में होगा, देख लेना। सथानेश्वर महादेव मंदिर है, ये थानेसर में रहेगा। इस मंदिर की खास बात क्या है, सथानेश्वर महादेव मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखेंगे सथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्य भुत्ती के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, पुष्य भुत्ती के द्वारा, जिसने पुष्य भुत्ती वंश की स्थापना की थी, जिसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं इसके पुनः निर्माण की, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखेंगे मराठाओं की तरफ से। तीसरी जो पानीपत की लड़ाई थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और वो मराठाओं के सेनापति जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ, समझ गए। अब देखो इसी से एक रघुनाथ मंगल का नाम ध्यान रखेंगे, वो हमारा कौन सा, देवी तालाब का मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देवी तालाब का मंदिर पूछ लिया जाए, तो मेरे भाई ये पानीपत जिले में रहेगा। कहां पर रहेगा, पानीपत में। और इसका निर्माण रघुनाथ मंगल के द्वारा करवाया गया था। मराठाओं के शासक थे रघुनाथ मंगल, उसी ने देवी तालाब का मंदिर बनवाया था। तालाब से ध्यान रखेंगे एक मंदिर रानी तालाब का आता है, रानी तालाब, ठीक है। रानी तालाब का जो मंदिर है, या रानी तालाब शिव मंदिर, ये हमारा कहां पर रहेगा, तो प्रभु ये हमारा जींद में रहने वाला है। जींद का सिंबल सिटी भी कहा जाता है रानी तालाब, जिसका निर्माण रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की हूबहू नकल रहेगी, रानी तालाब का मंदिर। अगर आपसे पूछ ले ऐसा हरियाणा का कौन सा मंदिर है जो ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है, तो भाई साहब ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच सर्वेश्वर महादेव मंदिर रहेगा। कौन सा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का नाम है, वो ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। यहां पे हरियाणा के नाम की बात हुई है, और हरियाणा को अलग अलग जो हमारे ग्रंथ थे अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना गया, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं भाई साहब, इस क्वेश्चन को फंसा देते हैं। और सबसे पहली बात आती है हमारा सबसे पुराना काल ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल में हरियाणा का नाम बता देंगे किस नाम से जाना गया। आप कमेंट में अब फटाफट आंसर करते जाइए, मैं लिखते जाता हूं सीरीज। ऋग्वैदिक काल में हरियाणा का नाम बताएंगे, उसके बाद आप किसके बारे में बताएंगे, अथर्ववेद में। किसमें एक वेद था हमारा, अथर्ववेद में हरियाणा का नाम ये क्या रहने वाला है, ये बताएंगे, समझ गए। उसके बाद मनुस्मृति में हरियाणा को किस नाम से जाना गया, मनुस्मृति में क्या बताना आपको मेरे भाई, हरियाणा का नाम बताना है। किसमें, मनुस्मृति में हरियाणा का नाम। मनुस्मृति किसने लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल आएगा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमारा महाभारत काल आएगा। महाभारत काल में हरियाणा का नाम बताएंगे, हरियाणा का क्या बताएंगे, नाम बताएंगे।
उसके बाद वामन पुराण, वामन पुराण के रचयिता कौन हुए हैं, वामन पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है। उसके बाद आएगा हमारा वर्धन काल, कौन सा काल मेरे भाई, वर्धन काल में हरियाणा का नाम बता देंगे आप मेरे को। उसके बाद आएगी हमारी 9वीं सदी, ठीक है, और 9वीं सदी का हमारा क्या रहेगा, तो वो हमारा सकंद पुराण रहेगा, 9वीं सदी के सकंद पुराण में हरियाणा का नाम। उसके बाद आप बता देंगे 10वीं सदी, और 10वीं सदी में किसका, एक जैन कवि हुए थे जिसका नाम था पुष्यप दंत, इसमें हरियाणा का क्या नाम रहेगा, ठीक है। पहले इनको बताओ, बचे हुए दोबारा से करेंगे। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ऋग्वैदिक काल में हरियाणा का नाम रजे हरियाणा क्या हो जाएगा, रजे हरियाणा हो जाएगा, ठीक है जी, रजे हरियाणा हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हमारे ऋग्वेद का 8वां मंडल 25वां श्लोक और ऋचा संख्या नंबर 22, वहीं पे हरियाणा को रजे हरियाणा के नाम से जाना गया है, इसको रजत हरियाणा भी हम कह सकते हैं। अथर्ववेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है, ठीक है जी, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है। अब यहां से होगा आपको डाउट, और उसी डाउट को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे पूछे हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी कहां से मिलती है, तो वो हमें हरियाणा का पहला भौगोलिक नाम मिलता है रजे हरियाणा। हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम, तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मावर्त। डाउट क्लियर। अब देखो मनु समर्ति, इस मनु समर्ति में भी हरियाणा का नाम क्या दिया, ब्रह्मावर्त दिया। मनु समर्ति मनु भगवान के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्यमा या मध्यम क्षेत्र के नाम से जाना गया। हरियाणा को क्या, मध्यम क्षेत्र। महाभारत काल में बहुधान्यक के नाम से जाना गया है। बहुधान्यक कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कौन सी थी, तो ध्यान रखेंगे वो थी आदि रूपा। आपसे पूछेगा कृषि युग की जो शुरुआत है वो हरियाणा में किस काल में हुई थी, तो हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। उसके बाद वामन पुराण की बात करें तो वामन पुराण के जो रचयिता हुए हैं वो महर्षि वेदव्यास हुए हैं। ये वो वामन पुराण है जिसमें हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। ये वो वामन पुराण है जिसमें हरियाणा के जंगलों का वर्णन मिलता है। हरियाणा में वामन पुराण के अकॉर्डिंग 9 नदियां रहेंगी और 7 बड़े जंगल रहेंगे। वामन पुराण के अकॉर्डिंग हरियाणा का द्वैत वन, जिसमें सबसे पहले हल चलाने का काम किया गया था। और ध्यान रखेंगे ये जो वामन पुराण अपना रहेगा, क्या रहेगा, वामन पुराण, इसमें हरियाणा का नाम हरियाला बताया है। क्या बता दिया मेरे भाई, हरियाला नाम बता दिया। और इसी में कुरु जंगल के नाम से भी, किसके नाम से, कुरु जंगल के नाम से भी हरियाणा को जाना गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें 9वीं सदी, 9वीं सदी और 9वीं सदी का अच्छा वर्धन काल, वर्धन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना गया, तो ध्यान रखेंगे इसमें तो सभी को पता है श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कुरुक्षेत्र का नाम पूछे, थानेसर का नाम पूछे और हरियाणा का नाम पूछे वर्धन काल में या बाण भट्ट द्वारा रचित हर चरित्र में, तो आप ध्यान रखेंगे एक ही नाम होगा श्रीकंठ जनपद, जो कि नागवंश के शासकों के द्वारा नाम देने का काम किया था। 9वीं सदी का जो सकंद पुराण है ना, ये हरियाणा का नाम बताता है हरियाला। क्या बताता है, हरियाला। तो हरियाला 2 जगह पे आ गया है। 10वीं सदी के पुष्यप दंत पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणाऊ क्या हो जाएगा मेरे भाई, हरियाणाऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने हरियाणाऊ लिख दिया है। 10 सदी कंप्लीट। अब बचे हुए नामों को भी हम अभी निपटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप कमेंट कर दीजिए क्लास आपको कैसी लग रही है, आपको कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि मैं आपके समय को, आपका इतना कीमती समय है, एक एक मिनट आपकी कीमती है और इसको मैं खराब नहीं करना चाहता, ठीक है मेरे भाई। और इस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहीं पे आप खुद से भी पढ़ोगे ना तो भी आपको समय लग सकता है और चीजें ध्यान रहे ना रहे, लेकिन अपने से पढ़ लिया ना मेरे भाई तो आपसे तो कम समय में चीजों को पढ़ा दूंगा और सीधी दिमाग में जाएंगी, ठीक है। सीधी आपकी परमानेंट मेमोरी में चीजें सेट है। लेकिन एक क्लास में कुछ नहीं होने वाला। कोई भाई साहब हमारी पहली क्लास देख रहा है तो उसको कंटिन्यू क्लास लेने की जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकल जाओगे तो आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। अब चलते हैं आगे, और आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ध्यान रखेंगे आपसे पूछेगा 1327 का, 1327 का जो हमारा तोमर अभिलेख है। तोमर अभिलेख, इसमें हरियाणा का क्या नाम मिला है,
उसके बाद आपसे पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय का अभिलेख है किसका, 1328 का ही होगा शायद ये, तो देख लेना 1328 का मोहम्मद बिन तुगलक का जो अभिलेख है, इसमें हरियाणा की जो राजधानी है ना ये क्या बताई गई है, ठीक है, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा का नाम ही बता दो इसमें भी, ठीक है, किसमें जो 1328 का अभिलेख है, अच्छा इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है ये बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक चाहमन, चाहमन जिसका अर्थ चौहान होता है, चाहमन और अर्नोराज, चाहमन और अर्नोराज का जो अभिलेख है ना मेरे भाई, इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद बिजोलिया अभिलेख कौन सा आएगा मेरे भाई, तो वो आएगा हमारा बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा का नाम बता देंगे प्रभु, किसमें, बिजोलिया अभिलेख में। उसके बाद हमारे पास एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम रहेगा एच.आर. गुप्ता, इसने हरियाणा को क्या कहा है, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, श्री कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है, श्री कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है। एक हमारे पास डॉक्टर बुद्ध प्रकाश आएंगे, कौन आएंगे, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने मेरे भाई हरियाणा को क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद एक आएगा राहुल सांस्कृत्यान, क्या, राहुल सांस्कृत्यान, इसने हरियाणा को क्या नाम दिया है। और एक लास्ट हमारे पास आ जाएंगे जिनका नाम रहेगा यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार, इसने हरियाणा को क्या नाम दिया है। इस प्रकार से आप चीजें पढ़ते चले जाइए मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, देखो जी, अगर मैं 1327 की बात करूं, 1327 का जो तोमर अभिलेख है ना, इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया है, तो ध्यान रखेंगे इसमें हरियाणा का नाम हमें मिला है क्या, हरियाणा। उसके बाद 1328 मोहम्मद बिन तुगलक का जो अभिलेख है, इसमें हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा है, क्या कहा है मेरे भाई, हरियाणा को बताया है धरती का स्वर्ग। उसके बाद चाहमन अर्नोराज अभिलेख में हरियाणा की जो राजधानी है ना वो बताई गई है दिल्ली, और हरियाणा का नाम हरियाणा ही बताया गया है, क्या, हरियाणा। बिजोलिया अभिलेख जो कि आपको मिला है कहां से, राजस्थान से, और यहां पर हरियाणा का नाम हरि तानक मिला है। उसके बाद डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है, क्या कहा है, आर्यना कहा है। श्री कृष्ण ने क्या कहा हरियाणा को, हरना, लूटपाट का केंद्र। उसके बाद डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हबिरयाणा कहा, हरियाणा को क्या कहा, हबिरयाणा कहा। और राहुल सांस्कृत्यान है, इसने हरिधान्यकीय, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरिधान्यकीय, ठीक है जी, तो हरिधान्यकीय राहुल सांस्कृत्यान है। और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा का नाम क्या बताया मेरे भाई, हरियाणा बताया, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है। तो भाई साहब मौर्य राजा के भाग की अगर बात करूं तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मौर्य शासक, और सभी का भाग रहा है क्या, अपना हरियाणा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया, तो प्रभु इसके बारे में बहुत बार हमने चर्चा कर ली, ये फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के नाम से बसाया था। हिसार को बसाने वाला भी कौन था, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। भिवानी को बसाने वाला राजा नीम सिंह हो जाएगा, ठीक है जी। आशी को बसाने वाले कौन थे, आशी जो है ना अनंगपाल है ना, उसने आशीराम के नाम से। झज्जर को बसाने वाला कौन था, तो वो जाट हो जाएंगे, राठी जाट, ठीक है। तो इनकी फिर कभी हम डिटेल से क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। अब समय आ गया है मेरा आपसे विदा लेने का, रुस्तगी लेने का। फूल मालाओं के साथ जल्दी से मेरे को विदा कर दीजिए, लेकिन फूल माला डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो। क्लास अगर आपको पसंद आए तो आपका दायित्व बनता है मेरे भाई, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है चैनल को शेयर करने की, ठीक है। अपना बिल्कुल छोटा सा और प्यारा सा चैनल है, आपके हाथ में है किसको आप कितना शेयर करते हो, ठीक है मेरे भाई। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे आप कमेंट करते रहिए, ताकि मेरे को इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा और एक नए कंटेंट के साथ हर रोज मैं आपसे रूबरू हो सकूं, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट हमारा वीडियो को देखता है तो उससे भी एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रोज शाम को 8 बजे हमारी क्या होती है, क्लासें होती है। ठीक है, चलिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।